हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि लास्ट लेक्चर में जो हमने कंडक्टेंस तक पढ़ा था बेटा, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में, तो कंडक्टेंस तक सबको क्लियर है, सबसे क्वेश्चंस भी हो गए होंगे, है ना। और आज हम एक न्यू और एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर का, एंड इट्स सिंपल ऑल्सो। तो इट इज़ नोन एज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ने वाले हैं बेटा, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय, लॉज को किसने, लॉज बताई किसने थे भाई, तो गिवन बाय फैराडे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का से रिलेटेड बहुत सारी जो रिसर्च है बेसिकली वो हमें माइकल फैराडे ने ही कर रखी है बेटा। इसी के लॉ, गिवन लॉज है ना, कूलम्स लॉ, थम्स लॉ वगैरह, जो मैग्नेटिज्म वगैरह में तुम यूज़ करोगे, है ना, दैट वाज ऑल गिवन बाय माइकल। एक मिनट, ये माइक का वायर एडजस्ट, हाँ ओके, ठीक है, सॉरी। तो ये लॉ, तो फर्स्ट लॉ देखते हैं सिंपली, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सिंपल फर्स्ट लॉ इज, फर्स्ट लॉ बेटा, है ना, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट weight of iron deposited on electrode, इलेक्ट्रोड भी कौन सा, बेसिकली स्पेसिफिकली कैथोड ही। वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional, weight of iron deposited on electrode is directly proportional to amount of charge passed through solution। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट की बात है। तो क्या कह रहा है, देखो दो वर्ड्स हैं कि वेट ऑफ आयन, वेट ऑफ आयन मतलब कि कितना आयन रिड्यूस होके कितना वेट में, तो उसको हम W से डिनोट कर देंगे। डिपॉजिटेड, डिपॉजिट मतलब कैथोड के ऊपर कितना आयन, हमने लास्ट लेक्चर में अगर याद हो तो कितना आयन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है बेटा। ठीक है, कितना आयन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, weight of iron is directly proportional to the amount of charge passed through the solution। की मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें तुमने कितना चार्ज फ्लो करवाया है, चार्ज फ्लो करवाया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करवाएंगे उतना वेट ऑफ आयन डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये इस डेफिनेशन का मतलब है फैराडेज फर्स्ट लॉ का। ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन हो गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने इसके लॉ को रिप्रेजेंट। लॉ और उसमें रूल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं जो केमिस्ट्री में बताए जाते हैं और जो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रूल्स के होते हैं। रूल्स को बेंड कर सकते हैं, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, पर लॉ मतलब कानून वही है ना, कि इधर ऐसे यहाँ से हम 4th फ्लोर से कूदेंगे तो ऑब्वियस है ग्राउंड फ्लोर पे गिरेंगे, नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। पर अगर ये रूल होता तो हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट तुम में से ऊपर भी चले जाते हैं, वह 4th से 5th फ्लोर बाहर विंडो से जंप किया और को पता लगा 6th फ्लोर पे पहुंच गया, क्यों, वो स्टूडेंट एक्सेप्शन वाले होंगे। तो रूल अगर होता, ये ग्रेविटेशनल का रूल होता तो एक दो एक्सेप्शन मिलते, और पर ये तो लॉ है। तो इसी तरह फैराडेज का भी ये लॉ है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सब के सब इसी रूल से चलते हैं, सब में जितना चार्ज फ्लो कराओगे उतना वेट ऑफ आयन मिलेगा ही मिलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आया अभी? तो वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे बेटा, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा ZQ। ठीक है, ZQ। और देखो ये जो Q है बेटा, Q इज टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू T,
है ना, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I मीन्स, ठीक है, I मीन्स एम्पियर में करंट और T इज टाइम इन सेकेंड्स। गॉट इट? तो Q इज इक्वल टू आई टी। टाइम हमेशा सेकेंड में ही होना चाहिए, चाहे आवर्स में दिया हो, डेज में दिया हो, या सालों साल इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा हो, टाइम तुम्हें सेकेंड्स में ही कन्वर्ट करना है। और ऑब्वियस है आई किस में होता है, एम्पियर में ही होता है। आई इज एन एम्पियर, ठीक है। तो आई इंटू टी गिव्स अस टोटल एम्पियर। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी गेट वेट ऑफ आयन, है ना, बाद में फॉर्मूले के बाद लिख भी लेना, व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर जेड, जेड इंटू आई टी। ये हो गया हमारा formula where I is current in amperes, obviously in amperes, and time is in seconds. Okay, and Z is known as, बेटा Z is known as, है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Z is known as electrochemical equivalent. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, ठीक है। देखो अब हम Z कैसे फाइंड करेंगे, Z कैसे फाइंड करेंगे। सपोज बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत बार कर रखा है हमने, सॉल्यूशंस चैप्टर में रखा है, KB और KF फाइंड करने के लिए क्या करते थे, 1 करते थे वैल्यू, मोलैलिटी 1। यहाँ पे भी Z फाइंड करना है, तो बताओ क्या करेंगे। Z फाइंड करना है तो टाइम को 1 सेकेंड ले लेते हैं, टाइम हम ले लेते हैं 1 सेकेंड, और करंट हम ले लेते हैं 1 एम्पियर। तो वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन भी यही हो जाएगी, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोन थ्रू, है ना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर हम, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ या इंग्लिश, क्योंकि प्योर इंग्लिश वाला लेक्चर तो बना चुके हैं, ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश, सॉरी, है ना, फ्लुएंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू वंस फॉर 1 सेकेंड ड्यूरेशन, देन व्हाटएवर विल बी द वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड विल बी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मींस 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, तो जितना भी वेट ऑफ आयन डिपॉजिट होगा कैथोड पे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसा कि 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन पे जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, KB बोलेंगे। 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन के लिए जो भी, या 1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना, 1 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट में जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा डेल्टा TF, वही क्या होगा, KF होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर वैसे ही। तो 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए फ्लो कराते हैं, तो व्हाटएवर विल बी द वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड विल बी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हर इलेक्ट्रोलाइट का ये पर्टिकुलर होगा, सिंपल। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ। समझ आया कि कितना वेट ऑफ आयन डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना भी चार्ज फ्लो कराओगे उसी रेशियो में वेट ऑफ आयन भी डिपॉजिट होगा। देखो इसको पिक्टोरियली हम एक समझते हैं बेटा, सेल ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, इससे पहले पॉज करके और फिर हम इसमें समझते हैं, ठीक है। ये देखो सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, एनोड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, कैथोड। एनोड से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होके आयंस रिलीज होंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो आयंस रिलीज हुए हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव टर्मिनल है, अट्रैक्ट होंगे, वहां जाएंगे, वहां उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करेंगे, और देखो ये डिपॉजिट हो जाएंगे। ये देख रहे हो डिपॉजिशन, ये दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। तो सपोज इनिशियली मैंने जो ये एनोड था 10 ग्राम एनोड लिया, हम वे करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने से पहले एनोड और कैथोड को वेट किया जाता है। तो 10 ग्राम एनोड और 10 ग्राम कैथोड का रॉड था, दोनों को पुट कर दिया। जो इम्प्योर के ऊपर, सपोज जो इसको भी एनोड बनाना है, अभी प्योर इम्प्योर वाली बात मैं बाद में समझाऊंगा, जिसको भी हमें बनाना है उसको पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, जिसको कैथोड बनाना है उसको नेगेटिव पे। यहां से आयंस आएंगे तो वेट कम होगा। सपोज मैंने टाइम लिया 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट से 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस आए, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस आए और वो यहां गए, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहां पे डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट हो गए तो बताओ भाई, आफ्टर 1 मिनट एनोड का मास कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 1 ग्राम तो चले गए, तो एनोड तो बचा 9 ग्राम, और ये कितना हो गया, इसमें 1 ग्राम एक्सेप्ट हो गया, तो ये बचा
11 ग्राम, ठीक है। तो आफ्टर 1 मिनट, अब तुम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ बेटा, टाइम ड्यूरेशन मैंने 10 मिनट्स कर दी, समझ आया। तो जितना ज्यादा देर के लिए टाइम ड्यूरेशन मतलब चार्ज की क्वांटिटी तो चेंज होगी ना, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराओगे सॉल्यूशन में उतना डिपोजिशन कैथोड पे हमें मिलता जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है ना, यही है कि वेट ऑफ आयन डिपॉजिट। अब इसको हम सेल बंद किया, फिर से कैथोड को वेट करेंगे जाके, तो हमें 10 ग्राम नहीं मिलेगा, कुछ ज्यादा मिलेगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना चार्ज फ्लो कराया। W इज प्रोपोर्शनल टू IT मैं लिख देता हूं, क्योंकि जगह IT। क्लियर है। अब देखो, अगर करंट कम करोगे तो टाइम ज्यादा चाहिए हमें, और अगर करंट हाई है, वेरी हाई वोल्टेज हाई करंट, तो टाइम कम चाहिए। सिंपल कंसेप्ट समझ में आया भाई इस डायग्राम में। बाकी जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है, वो हम आगे करेंगे अभी। समझ आया। तो जितना टाइम करोगे 10 मिनट्स के बाद सपोज ये 8 ग्राम, ये पूरा का पूरा इसमें 1 ग्राम ही बचा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और ये पूरा का पूरा इसमें डिपोजिशन हो गया। जो डिपोजिशन है दैट विल इंक्रीज विद टाइम, है ना, डिपोजिशन होता जाएगा। कैथोड है, इसमें डिपॉजिट पहले इतना था, अब इतना है, अब इतना है विद टाइम। या तो हाई करंट फ्लो कराया, क्यों होना चाहिए भाई, क्यों बढ़ना चाहिए, तो वेट ऑफ आयन भी डिपॉजिटेड भी बढ़ेगा। अभी और देखते हैं इसके, देखो और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, एक और एग्जांपल इसी फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ जो है ना बेटा, ये बेसिकली एप्लीकेशन में हम फिर से पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, वहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इतना डिटेल में कर देते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, सपोज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन मतलब मेटल का शुद्धिकरण, उसको प्यूरिफाई करना है हमें। तो क्या है कि अर्थ से जब ओर डिग करते हैं ना किसी भी मेटल की, तो कॉपर है सपोज, तो कॉपर क्लोराइड मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, कॉपर सल्फाइड वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो प्योर कॉपर तो नहीं मिलेगा, प्योर कॉपर मिलता तो फिर जरूरत ही क्या थी ये सबकी। गोल्ड प्योर मिलता है हमें, ये गोल्ड इज इनर्ट मेटल, रिएक्ट नहीं करता किसी से, सिल्वर भी नहीं करता ज्यादा, पर सिल्वर फिर भी करता है, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, क्लोराइड्स वगैरह, पर गोल्ड प्योर मिलता है, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी सब मेटल्स किसी ना किसी के साथ कंबाइंड होते हैं। इसको प्यूरिफाई करना है हमें। प्यूरिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ओर है, सपोज कॉपर सल्फाइड की ओर है, तो हमने उसको एनोड बना दिया, एनोड पे कलेक्ट कर दिया। सपोज मेरे पास पता है कि मेरे पास 1 kg की ओर है, 1 kg इम्प्योर कॉपर है, प्योर नहीं है क्योंकि उसमें सल्फाइड है, नाइट्रेट्स है, क्लोराइड्स हैं। तो 1 kg एनोड मैंने वे किया, और 1 kg एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो अब और क्या है, एक पतला सा वायर ले लेते हैं कॉपर का, पतला सा वायर, जैसे सपोज मैंने लिया 100 ग्राम का प्योर कॉपर वायर, उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रोलिसिस, ये स्विच को ऑन कर दो भाई, स्विच ऑन कर दिया तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और करंट इज ऑपोजिट टू दिस, करंट इज द ऑपोजिट फ्लो होता है, ठीक। तो अब देखो, तो अब करंट आया, यहां से फिर आयंस आएंगे, कॉपर आयंस आएंगे सॉल्यूशन में। कॉपर आयंस जो आएंगे वो यहां पे जाएंगे, रिडक्शन करेंगे और यहीं डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ आ रहा है। तो यहां से देखो कॉपर आयंस आए, है ना, जो कॉपर होगा, सल्फाइड नहीं, सल्फाइड का कुछ नहीं होगा। तो कॉपर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, कॉपर आयन आएगा, और कॉपर आयन यहां पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहीं पे बस जाएगा, ठीक है भाई, यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जो डिपोजिशन है वही मैं बोल रहा हूं बेटा, 1 मिनट के लिए किया, 1 मिनट के लिए किया, तो इसमें से सपोज 100 ग्राम लेस हुआ और इसमें 100 ग्राम ऐड हो गया। समझ आया। तो आफ्टर 1 मिनट हम फिर से दोनों इलेक्ट्रोड को उठाएंगे, वे करेंगे, तो ये 900 ग्राम मिलेगा और ये 200 ग्राम मिलेगा। तो मतलब पता चल जाएगा कितना वेट डिपॉजिट हुआ। तो 1 मिनट में 100 ग्राम आयन डिपॉजिट हो रहा है, मैंने 100 मिनट के लिए 60 मिनट्स के लिए कर दिया, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही कह रहा है बस। तो ये एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही। हम फर्स्ट लॉ को जब उसने समझाया तो उससे हमने क्या किया, एलिमेंट्स को प्यूरिफाई किया, सबकी ओर्स वगैरह जो इलेक्ट्रोलिसिस से हो सकते हैं। अब हमें ये पता करना है, देखो काम क्या आएगा कि वेट इज इक्वल टू ZIT। तो हमें ये पता चल जाएगा कितना करंट कितने टाइम तक दें कि 1 kg का प्यूरिफिकेशन हो जाए प्योर में। ये सब भी तो कैलकुलेट करना है इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज के लिए। तो कितना टाइम के लिए चाहिए, कितना करंट, इतना, और बहुत हाई करंट ले लें कम टाइम के लिए तो बहुत हाई करंट की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी, ठीक है। और ये हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इवेपोरेट हो जाए, तो वो भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिटेबल करंट, ऑप्टिमम मतलब एकदम एक्यूरेट है ना, या एप्रोप्रिएट,
ठीक है, जैसे कि हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ रसना वगैरह, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं डालनी है, एकदम एक्यूरेट कि मीठा भी लगना चाहिए और खट्टे का भी स्वाद आना चाहिए, है ना, स्वीट एंड सॉर बोथ सेम वे। तो ऑप्टिमम होना चाहिए कि बेस्ट रिजल्ट मिले, कि हमें प्रॉफिट भी हो और टाइम भी ना लगे ज़्यादा। तो वो सब सेटिंग्स चेंज करके इंडस्ट्रियल लेवल पे चेक कर लिया जाता है। ओके, समझ आया? तो इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट इमेज भी ऐसा ही है हमारी, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए हम करेंगे कि पूरा का पूरा जो इम्प्योर है वो पूरा का पूरा प्योर में डिपॉजिट हो जाए और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगी। इसको बोल देंगे एनोड मड, ठीक है। नीचे इम्प्योरिटीज को हम बोल देते हैं एनोड मड। गॉट इट? सो इम्प्योरिटीज जो सल्फाइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, अनवांटेड आयंस हैं, हमें तो प्योर कॉपर से मतलब है, अनवांटेड आयंस हैं वो सबके सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट, आई होप यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है सेकेंड लॉ देख लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? देखो 3 सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं और इससे क्लियर इमेज में समझाता हूं बेटा, ये है ना, मैं पहले समझा देता हूं फिर हम रीड करते हैं, ठीक है। ये देखो सेकेंड लॉ जो कहता है हमारा, एक मिनट, फोकस क्लियर है बेटा, इमेज क्लियर आ रही है? हाँ, आई होप, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि डिफरेंट सॉल्यूशंस में अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ आ रहा है, सेम अमाउंट, मतलब कि 1 एम्पियर 10 सेकेंड के लिए इसमें सेम, देखो हमने किस में कनेक्ट कर रखा है बेटा, सीरीज में, है ना। तो डिफरेंट सॉल्यूशंस में इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास, सेम अमाउंट में एम्पियर और टाइम सेम हो जाता है ना। या फिर लिख सकते हो कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सेम टाइम ड्यूरेशन, देन weight of ion deposited at cathode specifically या electrodes is directly proportional to their chemical equivalence। तो तीनों में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। मैं डेफिनेशन फिर से रीड करवाता हूं, ठीक है। when same quantity of electricity is passed through several electrolytes or several electrolytic cells, the mass of substance deposit are proportional to their respective chemical equivalent or equivalent weight, respective chemical equivalent और equivalent weight। तो यहां से देखो इस डेफिनेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी weight is directly proportional to E, ठीक है। weight of ion deposited, है ना, when same amount of electricity is passed through several electrolytes, the mass of substance deposited are proportional to their equivalent weight और chemical equivalent। equivalent के weight का कंसेप्ट तो हमें पता है भाई, डिटेल में पढ़ रखा है, एक चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा, मोल में तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा भाई, लाइफ लॉन्ग चैप्टर है वो तो, क्लियर है। तो यहाँ से हम इसको डेरिवेशन कर लेते हैं बेटा। इसमें क्या करेंगे, अभी हम ये वाला रिलेशन भी देखेंगे। तो वेट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो फेरेडे आ जाएगा, फेरेडेज कांस्टेंट इज E, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बताओ भाई, तो अगर मैंने 1 फेरेडे फ्लो कराया बेटा, इफ 1 फेरेडे चार्ज, इफ 1 फेरेडे चार्ज, है ना, 1 फेरेडे होता है 96500 कूलम्स और चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 फेरेडे इज 96500 कूलम्स और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? 9.1। बताना भाई सब लोग कमेंट्स में लिख के। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, तो उसमें Na मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, नंबर कितने हैं, 1 मोल है ना, तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वी विल गेट 1 फेरेडे। तो अगर यहां पे 1 फेरेडे चार्ज फ्लो करवाते हैं, कि 1 फेरेडे चार्ज हम फ्लो करवाते हैं, तो अगेन वेट डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो वेट ऑफ आयन कितना डिपॉजिट होगा, अगर मैं 1 फेरेडे चार्ज फ्लो कराता हूं तो वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, डिपॉजिट टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। गॉट इट? समझ में आया? क्लियर है ये चीज बेटा? सेकेंड लॉ देखो, इसको मैं समझाता हूं। और
ठीक है। So see, same amount of electricity is passed through different electrolytes, then mass of or weight of ion deposited at electrodes is directly proportional to its equivalent weight, है ना। कि मतलब अगर हम सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, तो जो भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेट ऑफ आयन डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे वो प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। सपोज मैंने 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराया, तो यहां पे देखो 1 इक्विवेलेंट, यहां पे मुझे 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मिला। ऑब्वियसली 1 इक्विवेलेंट ही मिलेगा अगर मैंने इतना करंट फ्लो कराया कि 1 इक्विवेलेंट ही है। 1 फेरेडे, सिंपल है ना। 1 फेरेडे चार्ज कराया तो कितना वेट ऑफ आयन डिपॉजिट होगा, 1 इक्विवेलेंट ही होगा। तो 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो 1 इक्विवेलेंट कॉपर, ये AgNO3 का सॉल्यूशन है तो 1 इक्विवेलेंट Ag डिपॉजिट होगा। अब बताओ सबका इक्विवेलेंट तो इक्वल है, तो वेट भी सबका इक्वल होगा बेटा। वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड, नो, दे विल बी proportional in the respective proportion of their equivalent weight। कि तुम एक मोल डाइल्यूट, अगर एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है तो एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन H2SO4 से मिलता है, या एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन HCl से मिलता है, या एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन H2O से मिलता है, वहां पे सब वेट सेम होगा। एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का वेट तो दुनिया में कहीं है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, चाहे वाटर रिवर से ले लो, बिस्लरी से ले लो, मिनरल वाटर से ले लो, टैप वाटर से, सब में रेशियो बाय मास तो सेम ही होगा ना। तो रेशियो बाय मास ही तो है इक्विवेलेंट वेट। तो कहीं से भी H2 अगर डिपॉजिट हो रहा है, या H2 डिपॉजिट नहीं होगा, यहाँ पे बबल्स मिलेंगे क्योंकि H2 तो गैस है, बाकी आयंस डिपॉजिट होंगे जो मेटालिक हैं। तो जो भी 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्रोड्यूस होगी उसका इक्विवेलेंट वेट सेम ही होगा। ओके, तो यहां पे हम लिख भी देते हैं कितना होगा हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बताएंगे बेटा। तो इक्विवेलेंट वेट इज एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो H2 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट H2 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 1, इक्विवेलेंट वैलेंसी फैक्टर कितना होगा H2 का, वन नहीं आएगा भाई। बैलेंस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे टोटल कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना वेट ऑफ H2 डिपॉजिट होगा, 1 ग्राम होगा। 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कंटेन्स 1 ग्राम। 1 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कंटेन्स, कौन बताएगा भाई प्लीज। 1 इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, तो एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 बाय 2 दैट इज 31.25 ग्राम। तो इसमें इतना डिपॉजिट होगा बेटा। 1 इक्विवेलेंट ऑफ Ag विल बी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag विल बी 108 ग्राम अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर 1 है तो एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड सेम हो जाएंगे बेटा। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आया ये चीज बेटा। अगर एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, कब एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, जब मैं 1 फैराडे चार्ज फ्लो करवाऊंगा, 1 फैराडे चार्ज। तो कॉपर का तो हमें 31.25 मिलेगा, सिल्वर का 108 मिलेगा और हाइड्रोजन का 1 ग्राम मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मास, मतलब मास के टर्म्स में। पर इक्विवेलेंट के टर्म्स में तो बराबर ही मिलेगा, 1 इक्विवेलेंट 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट होगा। तो इससे देखो, इससे बेस न्यूमेरिकल्स कितने सिंपल हो जाएंगे। मैं यही न्यूमेरिकल्स करवा दे रहा हूँ, वेरी इजी, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, है ना। वरना तुम्हें न्यूमेरिकल्स का वेट नहीं करना है। सपोज मैंने 2 फैराडे चार्ज फ्लो कराया, इन तीनों सॉल्यूशन में 2 फैराडे चार्ज फ्लो कराया। 2 फैराडे चार्ज का मतलब क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 2 फैराडे चार्ज मींस 1 फैराडे मींस 96500 कूलम। तो 2 फैराडे मींस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस 96500 इंटू 2 कूलम्स, ठीक है। पर हमारा काम ना इससे ही चल जाता है। हम क्योंकि मोल कंसेप्ट में परफेक्ट है ना, बहुत एक्सपर्ट है, हम ऐसा समझते हैं या तुम ऐसा समझते हो कि बहुत इजी है, तो हम तो इससे जिस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है उसी को यूज़ करो ना भाई, ठीक है। आओ यूज़ कर रहे, लेके आओ इसको इधर, ठीक है भाई। तो मैंने 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराए सर्किट में, ठीक है। तो बताओ भाई, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आए, यहां पे भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा, ठीक है भाई। अब बताओ, सबका तो रिडक्शन ही होगा, तो बताओ H प्लस जो है मेरे पास 2H प्लस, वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा,
तो बताओ कितने H2 मिलेंगे भाई? 1 मोल H2। समझ आया? 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल H2 मिलेगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो छोड़ दो, सिंपल, मत समझो, है ना। इतना दिमाग खर्च, जो चीज़ कम है उसको उतना नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आप बताओ भाई, मेरे पास 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉपर के Cu+2 है, तो कितना कॉपर मिलेगा? 1 मोल कॉपर मिलेगा। ठीक है, इसमें इतना मिला। सिल्वर में बताएंगे भाई सब लोग, Ag+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने Ag मिलेंगे भाई? हैं Ag+, तो यहाँ पे 2 Ag+ ले लेंगे तो हमें 2 मोल Ag एटम्स मिलेंगे। इसमें इतना डिपोजिशन होगा। तो अब बताओ भाई, किसमें कितना वेट मिलेगा? H2SO4 में 1 मोल H2 का मतलब हमें 2 ग्राम मिलेगा। 1 मोल कॉपर का मतलब हमें 63.5 ग्राम मिलेगा। 2 मोल Ag का मतलब 108 इंटू 2, तो 216 ग्राम मिलेगा 2 मोल Ag। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमें इतना मिलेगा। बताओ, पहले क्या हो रहा था? 1 फेरेडे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन थे तो Ag तो सेम मिल रहा था, 108 मिल रहा था, पर अब 2 टाइम्स मिल रहा है। कॉपर का 1 मोल मिल रहा है, मतलब कि इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिखना है तो बताओ कितना होगा? 1 मोल कॉपर कितने इक्विवेलेंट्स? तो इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला कितना होता है? इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, ऑलरेडी किया है। तुम इसी से समझो कि पहले मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स थे तो मुझे ये हाफ इक्विवेलेंट मिल रहा था, अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इक्विवेलेंट्स मिल रहे हैं ना। कॉपर के कितने इक्विवेलेंट्स हुए? 1 मोल, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में अगर मैं लिखूं इसको तो 2 इक्विवेलेंट्स। यहां पे कितना लिखें भाई बताओ? 2 इक्विवेलेंट्स ओनली। और यहां पे कितना लिखे? 1 मोल H2, तो 2 इक्विवेलेंट्स ओनली। देखा, इक्विवेलेंट के टर्म्स में तो सेम है, बट वेट के टर्म्स में इट इज डिफरेंट, है ना। और इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी डिफरेंट है। क्लियर है? ऐसे ही एक और कंसेप्ट है, यहां पे एक एल्यूमिनियम का भी बीकर ले लो भाई, कॉपी में ड्रॉ कर लेना। एल्यूमिनियम का Al+3 आयन है उसमें, कोई भी सॉल्यूशन एल्यूमिनियम क्लोराइड का Al+3 है। तो बताओ, एल्यूमिनियम का 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितने फेरेडे चार्ज फ्लो करना पड़ेगा? ये हमें कमेंट्स में चाहिए, है ना। कमेंट्स में सिर्फ कौन कौन मैसेज करता है ना। ओके, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, ठीक है, बस गिने चुना। ताइबा दे, रियाज, है ना, अतीक ऑल्सो। अरे आई वॉज सरप्राइज्ड अतीक भाई तुम्हें देख के, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे समझ में आया? अब ये लिख रहे हैं तुम्हें कि 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो कितना फेरेडे हमें फ्लो कराना पड़ेगा। और अगर मैं 2 फेरेडे चार्ज या 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराते हैं तो एल्यूमिनियम का कितना डिपॉजिट होगा? 2 मोल में कितना होगा 2 फेरेडे में, और 1 मोल करना है तो कितना चाहिए होगा एल्यूमिनियम के लिए? दिस यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ये समझ में आया? आई होप नहीं आया तो अभी न्यूमेरिकल्स में और इजीली कर लेंगे, बट मुझे लगता है यहां से सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसे सोडियम का 1 मोल डिपॉजिट कराना तो 1 फेरेडे चार्ज ही तो चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स दे दो, 1 मोल सोडियम आयंस होंगे, एक्सेप्ट करेंगे और 1 मोल सोडियम एटम बन जाएंगे, एकदम बिल्कुल रिचार्ज्ड। क्लियर है भाई? तो ये सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है और कुछ भी नहीं है इसमें। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और सेकेंड लॉ के ऊपर कोई भी 2 बीकर ले लेते हैं हम, सपोज हाइड्रोजन वाला और कॉपर वाला, तो उसमें जितना भी वेट ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल उसके इक्विवेलेंट वेट होगा, और उसको कंपेयर करेंगे कॉपर के वेट डिपॉजिट से तो वो कॉपर का जो वेट डिपॉजिट है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि इसका रेशियो जो है हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और कॉपर के। तो हम दोनों को इक्वेट करके अगर मुझे 3 वैल्यूज पता है तो चौथी, या ये तीनों पता है तो मुझे ये बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं बेटा? उसका भी डेरिवेशन बोलेंगे। अगर मुझे ये तीनों पता है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि करंट जो चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड है वो तो सेम है ना। इसके प्रोपोर्शनल आया, कब आया? सपोज 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराए तो आया, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होगा वो इसके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा, तो हम उसका भी वेट फाइंड कर सकते हैं। समझ आया बेटा? तो ये ऐसे है। ठीक है, अभी देखो फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। अब मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं
जिससे उसमें दोनों लॉज हम कंबाइन करते हैं, वी विल कंबाइन बोथ द लॉज, और उससे हर न्यूमेरिकल हो जाएगा। थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल मतलब हर क्वेश्चन हो जाएगा थ्योरेटिकल, कंसेप्चुअल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या क्या इंक्रीज करने पे क्या डिक्रीज होता है, ऐसे क्वेश्चन जितने भी शीट में है और किसी भी रेफरेंस बुक में यार, इन एनी रेफरेंस बुक, नॉट जस्ट शीट। ओके, सो सी, है ना, हम बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं सर की तरह, एकदम सीधी लाइन जो खींचते हैं ना, बहुत बड़ा है पर इतने में हो जाएगा काम। फोकस है, हाँ ठीक है, सीधी लाइन है ना, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट, है ना, ड्राइंग तो पता ही है तुम्हें मेरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वेट of ion deposit is proportional to charge, according to first law. According to second law, weight is proportional to its equivalent weight. यहां पे proportionality साइन हटाते हैं तो we get z, और q की जगह मैं it लिख दे रहा हूं बेटा डायरेक्टली, ठीक है। और यहां पे proportionality साइन हटाते हैं तो we get Faraday's constant, z is equal to Fe, ठीक है। अब एक थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे। तो यहां आ जाते हैं अपना दिमाग लेके, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने के लिए। तो देखो वेट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे वेट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या करनी है कि मतलब कि ई और जेड भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आई कि रिवाइंड करके मैं ही बोल देता हूं फिर से, है ना, कि सपोज एक एग्जांपल लेके बताता हूं सिंपल, कि A जो है वो B के बराबर है और B जो है वो C के बराबर है। तो ये मैं बोल रहा हूं कि A भी C के बराबर है, बस। कि वेट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे वेट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है, सॉरी वेट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे वेट जो है वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो बस इस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे कि इक्विवेलेंट वेट इज प्रोपोर्शनल टू z, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट जब z के बराबर होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो विल गेट f Faraday's constant। कब? जब 1 मोल इक्विवेलेंट, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे चार्ज फ्लो करा हुआ है, तभी इक्विवेलेंट वेट और ये बराबर होंगे। तो बस इसको हमें यूज करना है, ठीक है, इस कंसेप्ट को, ठीक है, इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। तो देखो यहां से जो z है ना, यहां से मैं z, इसको q रहते हैं, है ना। तो यहां से देखो z की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, z की वैल्यू आएगी W/Q। इस फॉर्मूले से z की वैल्यू कितनी आएगी, z इज E/F, ठीक है। देखो दोनों z, ये भी z, ये भी z, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और एक रिलेशन बनाते हैं बढ़िया सा मस्त सा, जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इसको लेके आओ इधर, इसको भी लेके आओ, बुला लो अपने पास भाई, आओ हेल्प करो हमारी, है हमारी ज़िंदगी आसान करो। सो सिंपल रिलेशन कि वेट अपॉन क्यू, z एंड z इक्वल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तो इक्वल ही होगा एक ही इलेक्ट्रोलाइट का, इज E/F। बस ये, इससे हर न्यूमेरिकल हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया हमने, ठीक है। ये अभी देखो इसको और भी हम मॉडिफाई करेंगे, सिर्फ यहीं इसका काम नहीं खत्म हो गया, है ना, इसके बहुत यूज़ लेंगे। कैसे यूज़ लेंगे कि वेट ऑफ Q, W/Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IT, है ना। हो सकता है उसने चार्ज नहीं दे रखा हो, कितना एम्पियर इतना टाइम, और वही देगा ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, इसको हम और भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे कि E को इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा IT/F। और कहीं अगर गलती से 1 फैराडे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया हो तो लाइफ तो एकदम आसान, 1 पुट करो भाई, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी हम इसको और मोल्ड कर सकते हैं, और मोल्ड क्या कर सकते हैं कि हम E को चेंज कर सकते हैं। E को किस में चेंज कर सकते हैं बेटा, वेट गिवन अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है ना, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसको हम और मोल्ड कर सकते हैं। करते जाओ भाई अपने हिसाब से, वेट तो फाइंड करना ही होगा ज़्यादातर, तो यही फाइंड करने को आएगा कितना आयन, बताओ इतने एम्पियर, इसमें H2SO4 में इतने टाइम के लिए तो कितना डिपोजिशन हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं एटॉमिक वेट
अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू IT बाय F। समझे बाहर नीचे तो नहीं? हाँ परफेक्ट है, क्लियर है भाई। तो हमारे पास जो ये तीन चीज़ें हैं, मतलब तीन क्या है तो एक ही है ना, बस इससे करेंगे सब न्यूमेरिकल्स फैराडेज लॉ के, और इलेक्ट्रोलिसिस का एक और टॉपिक हमारा बहुत ही इजीली और यूज़फुली काम देके जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गॉट इट बेटा? चलो न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 0.00032996 ग्राम पर कूलम। कैलकुलेट वेट ऑफ कॉपर इफ 0.5 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर थ्रू नहीं आएगा फॉर 5 मिनट्स थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, है ना, कंटेनिंग कॉपर प्लस आयंस। यही होगा, पर तुम इतना ही लिखो जितना काम है, थ्योरी का करना। इज पास्ड फॉर 5 मिनट्स through electrolytic solution containing copper plus ions। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, देखो क्या क्या गिवन है इन द क्वेश्चन। गिवन इन द क्वेश्चन इज, बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मींस Z इज गिवन बेटा, तो Z इज 0.00032996। ठीक है, कैलकुलेट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो वेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, जब Z पता है, ये I पता है और T पता है, पर T मिनट्स में है, तो वेट इज इक्वल टू ZIT। कन्वर्ट कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया था मैं सिंपल में ही कराता हूँ, हार्ड वाले तो तुम्हें देते हैं। अब ये तो बहुत समझाना अच्छा है कि इसके क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं आती मुझे, ठीक है, वो तुम्ही के करना है और कमेंट में लिख के बता देना बस। 0.5 टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 1 मिनट में होते हैं शायद 60 सेकेंड्स, तो शायद 60 सेकेंड्स इंटू 5 तो 300। टाइम हमेशा सेकेंड्स में लेना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो भाई कितना आएगा, और मुझे बताओ अप्रॉक्सीमेटली, लिख के बताना, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 0.49 ग्राम्स आना चाहिए, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन देखा, क्लियर है, ऐसा करके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन हॉल प्रोसेस ऑन पासिंग करंट ऑफ 2000 एम्पियर फॉर 1 आवर। हॉल प्रोसेस होता है एक प्रोसेस, जैसे हमने देखा था प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर, मतलब कि अर्थ से कुछ एल्यूमिनियम की ओर निकाली, है ना, उसमें सारी इंप्योरिटीज होंगी और उसका जो प्यूरिफिकेशन किया, शुद्धिकरण, दैट इज नोन एज एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण का प्रोसेस इज हॉल, है ना, जो साइंटिस्ट के ऊपर है हॉल प्रोसेस। तो कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड ऑन पासिंग करंट ऑफ 2000 एम्पियर। तो आए तो मिल गया हमें यहीं से कितना, 2000 एम्पियर फॉर 1 आवर। 1 आवर, ये टाइम भी मिल गया, आय भी मिल गया, वेट निकालना है, देखो एटॉमिक वेट भी दे रखा है, बताओ तुम्हारे लिए, है ना, जैसे हमें तुम्हें तो याद नहीं रहता इसलिए, है ना, देखो कितना हेल्पफुल है क्वेश्चंस, है ना, इजी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है। सो वेट इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, अब मुझे मेरे पास क्या है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू IT बाय F। क्लियर है ये, तो वेट कितना है, वेट तो फाइंड करना है। E की जगह क्या करते हैं 27, E की जगह क्या करें 27/3 कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ सबको समझ आ जाना चाहिए, एल्यूमिनियम की बात हो रही है। एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, I इज 2000 और टाइम कितना हुआ 60, शायद 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, और 1 आवर में शायद 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में शायद 60 मिनट्स होते हैं, या और 1 मिनट में शायद 60 सेकेंड्स होते हैं। और F की वैल्यू क्या ले लो, गिवन नहीं है फैराडेज की वैल्यू, तो हम 96500 ही ले लेंगे बेटा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वो तुम्हारे लिए है ना, मेरे तो टफ है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 9 हो गया भाई, ठीक है, या 9 हो गया, और 9 से ये वाला 9 काट दो, समझ आया, बचेगा क्या 6500, ओके। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 2 0 से 2 0 काट दो तो सिर्फ 65 बचा, लो और सिंपल कर दिया मैंने, ठीक है, 0 तो काटे।
ओके, तो ये हो गया 2000 इंटू 36 इंटू 9 अपॉन 965। ठीक है, आंसर लिखो भाई सब लोग। 9 और 6 15 और 5 29। 3 से नहीं जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा। 6 के टेबल में क्या होता है, 3 के सॉरी 3 7 21। इसको अप्रॉक्स कैंसिल कर देना, 3 से 10 आ जाएगा, 3 से फिर 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली देखो मैं बता रहा हूँ, 3 3 3 9 3 2 6, ये भी 2 ले लेते हैं, 22 3 2 5 2 7 7 3 36। तो 2 से कैंसिल करें तो 1000, 2 1 2 6 161, 6 1 7 1 8 160 ले लेते हैं। अगर इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो 2 18 80 9 तो 40 से ये गया 25 इंटू 9 तो 327। ठीक है, चेक कर लेना बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 27 और 25। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 333.33 ग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेशन अपने आप करके आंसर यही आएगा, 333 ग्राम्स। ओके, ठीक है, तो ये हुए सिंपल न्यूमेरिकल्स। कल हम और प्रैक्टिस करेंगे, तब तक तुम खुद देखो शीट में किस तरह के दे रखे हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इक्विवेलेंट बेस्ड या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, है ना। फैराडेज लॉ में हम कल और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आई विल ट्राई कि मुझसे तुमसे टफ वाले क्वेश्चन में तो मैं समझा पाऊँ। ठीक है, ओके, सो आई होप समझ आया होगा। क्लियर नहीं है तो प्लीज़ डाउट्स में डिस्कस करो। डाउट टाइम वही है जो स्कूल में गिवन है ना, वी विल डिस्कस ओनली इन दैट टाइम ओनली। ओके, थैंक यू।